हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 4 विश्व का इतिहास। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो के तहत हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। यही राष्ट्रवादी विचार आगे चलकर जर्मनी व इटली के एकीकरण का आधार बनते हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति का। 18वीं व 19वीं सदी में इंग्लैंड से प्रारंभ होकर औद्योगिक क्रांति ने न केवल यूरोप बल्कि संपूर्ण विश्व के परिदृश्य को, वातावरण को बदलकर रख दिया। तो सबसे पहले हम मानचित्र में देखते हैं यूरोप कहाँ है। पूर्व के वीडियो में भी हम अध्ययन कर चुके थे यूरोप की स्थिति का। यहाँ पे देखिए, ये यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में यहाँ ये है इंग्लैंड। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होती है? इंग्लैंड से। और अगर हम इसकी समय अवधि देखें तो मोटी मोटी जो समय अवधि मानी गई है 1760 से लेकर के 1870 की समय अवधि कई किताबों में अलग दे रखा है। तो ये जो प्रथम चरण माना जाता है 1760 से लेकर के 1870 तक का। उसके बाद आगे के 2 चरण और माने गए हैं। द्वितीय चरण 19वीं सदी तक चलता है लास्ट तक, और तृतीय चरण जो अभी चल रहा है 20वीं सदी से लेकर आगे तक। ठीक है, तो ये हमने देखा कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया। लेकिन आखिरकार ये प्रक्रिया क्या थी, इसका हम अध्ययन करेंगे कुछ पॉइंट्स के तहत। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। उसके बाद हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या परिवर्तन हुए या क्या तकनीकी परिवर्तन हुए। फिर हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंग्लैंड से ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग में, लोहे उद्योग में, संचार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, यानी जितने भी क्षेत्र थे उनमें कौन कौन से नवीन आविष्कार हुए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में सहायक की भूमिका निभाई। और सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम। कुछ अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स भी निकलेंगे तो कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ेंगे। तो हम पूरी ओवरऑल स्टडी करेंगे औद्योगिक क्रांति की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है औद्योगिक क्रांति का अर्थ, कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो औद्योगिक क्रांति को समझने से पहले मैं आपको यूरोप की पृष्ठभूमि बताती हूँ। जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, नए नए आविष्कार होने शुरू नहीं हुए थे, तो जो 17वीं शताब्दी तक जो समाज था यूरोप का वो कैसा था। तो यूरोप में क्या है, हाथ से बनी हुई वस्तुओं का अधिकतर उत्पादन होता था, और उत्पादन बहुत ही छोटे पैमाने पर होता था, क्योंकि उत्पादन का उद्देश्य व्यापार करना न होकर के अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता था। जैसे अगर हम एक गांव का उदाहरण लें तो गांव में काम करने वाला जो कुम्हार होता था वो इतने ही मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता था जितने कि उसके गांव की जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। उसके दिमाग में ये विचार नहीं आता था कि दूसरे गांवों के लिए भी, यानी व्यापार के उद्देश्य से भी मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था, अपितु आवश्यकताओं की पूर्ति का दृष्टिकोण था। यानी व्यापार बहुत ही स्थानीय स्तर पर होता था। तकनीक पुरानी होती थी, व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं होता था। यातायात और संचार के साधन हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा सीमित थे। पहले औद्योगिक क्रांति से पहले ऐसी स्थिति थी कि अगर लंदन से हमें अमेरिका के किसी शहर में, वॉशिंगटन में या किसी अन्य शहर में अगर कोई संदेश भेजना है तो उसमें 2 माह तक का समय लग जाता था, क्योंकि जल परिवहन के माध्यम से यात्रा करके ही वो संदेश दिया जा सकता था। और संदेश के बहुत ही प्राचीन साधन थे। अगर हम भारत में देखें तो कबूतर का भी संदेश के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के दौरान फिर धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। यातायात के नए क्षेत्र विकसित होते हैं, संचार के नए साधन विकसित होते हैं, और इसी के साथ साथ नई नई तकनीकों का आविष्कार होता है और उद्योग बड़े पैमाने पर होने लग जाता है। जो उद्योग घरों में हो रहा था, जो व्यापार, जो वस्तुओं का निर्माण घरों में हो रहा था, अब कहाँ होने लग जाता है? कारखानों में होने लग जाता है। और अगर हम 17वीं शताब्दी के दौरान, 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के समाज को देखते हैं तो समाज का जीवन बहुत ही सिंपल, सादगीपूर्ण था, और उनकी आवश्यकताएं भी बहुत ही सीमित होती थी। वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते थे, और अधिकतर लोग कृषि पर अपने जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर करते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आती है 18वीं व 19वीं सदी के दौरान इतने ज़्यादा परिवर्तन होते हैं कृषि के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में,
बहुत ही नई नई तकनीकों का आविष्कार होता है, मशीनों का आविष्कार होता है कि अब उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लग जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो व्यापार में वृद्धि होती है, वाणिज्य में वृद्धि होती है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है और इसी के साथ ही जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। यानी पूरी की पूरी जो सामाजिक आर्थिक संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है। तो अब हम जोड़ के समझ पाएंगे पृष्ठभूमि से कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें यही बता रखा है कि हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के प्रयोग के द्वारा जब व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होने लग गया तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। और औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लग गया, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई और जब लोगों के पास पैसा आ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो लोगों के जीवन जीने का तरीका, उनके जीवन स्तर में भी क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। तो औद्योगिक क्रांति हमने देखा कि किसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति? नई नई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से जब बड़े पैमाने पर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होने लग गया, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई तो इसे ही क्या नाम दिया गया? इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। और औद्योगिक क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया फ्रांस के जॉर्जिस मिस्ले के द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यूरोप के ही थे दोनों, फ्रांस के जॉर्जिस मिस्ले और जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के थे फ्रेडरिक एंजेम। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। कई जगह अर्नोल्ड टॉयनबी को भी बताया जाता है कि जो अर्नोल्ड टॉयनबी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसमें औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करते हुए कहा कि औद्योगिक क्रांति कोई घटना मात्र नहीं थी कि रात को सोए सुबह उठ के देखा औद्योगिक क्रांति हो गई, बल्कि औद्योगिक क्रांति निरंतर विकास का परिणाम थी, जो लगातार प्रक्रिया चल रही थी। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, कृषि उद्योग के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है। तो इन तकनीकों ने, इन मशीनों ने जो कि लंबे समय तक ये आविष्कार चले, इन्होंने ही किसको जन्म दिया? औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उसके कारण हम आगे देखेंगे कि ब्रिटेन में ही क्यों हुई। उसके बाद यूरोप में 1780 से 1820, मैंने बताया था कि ये समय अवधि परिवर्तित होती रहती है, कई जगह 1760 से लेकर 1870 दे रखा है। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व वैचारिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। हमने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे, नई नई तकनीक आई, तो क्रांतिकारी परिवर्तन तो अपने आप ही होने थे। क्रांतिकारी परिवर्तन यानी कि जब परिवर्तन धीरे धीरे न होकर तीव्र से हो रहे हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था ही परिवर्तित हो रही है ना, तो तभी तो हमने औद्योगिक क्रांति नाम दिया, उसके आगे क्रांति शब्द जोड़ा कि पूरी की पूरी जो आप परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक आर्थिक जो क्षेत्र है, संरचना, आप उसको ही परिवर्तित कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग से। तो सबसे पहले ये जो क्रांति आई, नए नए जो आविष्कार हुए, वो कौन से क्षेत्र में हुए? वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इतना तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये परिवर्तन है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। परिवर्तन कि औद्योगिक क्रांति में क्या होने लग गया? अब उत्पादन हाथ की बजाय किससे होने लग गया? शक्ति चालित यंत्रों से होने लग गया, यानी मशीनों से अब अधिकतर उत्पादन का कार्य होने लग गया। इस्पात की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु, क्योंकि मशीनों का निर्माण करना होता था, नई नई मशीनें बनानी होती थी, तो इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु इस्पात बनाने के कारखाने भी खोल लिए गए। ठीक है, इस्पात के निर्माण के कारखाने भी खोले गए। इसी के साथ ही कृषि के कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का उपयोग होने लग गया, क्योंकि हमने देखा था औद्योगिक क्रांति से पूर्व अधिकतर लोग जीविका उपार्जन के लिए किस पर निर्भर करते थे? कृषि के क्षेत्र पे। तो अब कृषि के क्षेत्र में भी नए नए परिवर्तन हुए, छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े खेत बनाए गए, बड़े बड़े फार्मों में खेती होने लग गई और पूंजी का उपयोग बढ़ा। पूंजी का उपयोग बढ़ने से बैंकिंग पद्धति का भी विकास हुआ। हालांकि हमने देखा बैंकों का विकास बहुत पहले हो चुका था, 14वीं शताब्दी 14वीं-15वीं शताब्दी के दौरान सर्वप्रथम इटली में, लेकिन ये जो औद्योगिकरण का दौर आया, इसमें बैंकिंग पद्धति बहुत ज़्यादा फली फूली, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि अब पैसा आने लग गया था। व्यापारियों को व्यापार स्थापित करने के लिए लोन लेना होता था और फिर जो लाभ का अंश होता था वो भी बैंकों में ही जमा कराया जाता था। तो बैंकिंग पद्धति का इस दौरान विकास हुआ, यानी ये कुछ परिवर्तन है जो उस दौरान सामने आए।
इसी के साथ ही वाष्प चलित इंजन का आविष्कार हुआ। भाप के जो इंजन थे उनका आविष्कार हुआ, जिसमें हम जेम्स वॉट का नाम प्रमुखता से लेते हैं। और भाप का इंजन क्या करता है, जो उष्मीय ऊर्जा होती है उसको किस में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो वाष्प चलित इंजन व यंत्र चालित जहाज़ों के कारण अब यातायात में भी परिवर्तन हुए कि वाष्प चलित जो नौकाएं आने लग गई थी, इसके अलावा रेल के इंजन आने लग गए थे, जिसके कारण यातायात के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई। भाई जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है कि आपके अपने देश की आवश्यकताएं आराम से पूरी हो रही हैं, तो दूसरे देशों से भी व्यापार होने लग गया। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो एक संगठित व्यापार तंत्र का भी इस हेतु विकास कर लिया गया। इसी के साथ ही कम से कम मानवीय श्रम व अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत अपनाया गया कि मनुष्य जो मानवीय मेहनत जो मजदूर हैं उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, अधिकतर मशीनों का उपयोग करके ही उत्पादन किया जाए। तो ये कुछ हमने देखा, यातायात के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, संगठित व्यापार तंत्र का भी विकास हो रहा है। इस तरह से कई परिवर्तन उस दौरान सामने आए। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई। क्यों नहीं वो यूरोप के अन्य देशों से प्रारंभ हुई, स्पेन से प्रारंभ हुई, पुर्तगाल से प्रारंभ हुई, या यूरोप में ही क्यों, एशिया से पहले प्रारंभ हो सकती थी, यूरोप में ही क्यों प्रारंभ हुई, और यूरोप में ही इंग्लैंड में, यूरोप में भी इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों आई। तो चलिए कारण डिस्कस करते हैं, कारणों के साथ तुलना भी करते जाएंगे कि और क्षेत्रों में यह पहले क्यों नहीं आई। तो हम ये देख ही चुके हैं, यहाँ पे ये इंग्लैंड है। निम्न परिस्थितियों के कारण इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। सबसे पहला इसमें कारण बताया गया है इंग्लैंड का विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। और इस शब्द से तो आप परिचित हो ही चुके होंगे। औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशिक कि जब कोई देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है, तो जिसको अधीन किया है वो उपनिवेश, और जो बड़ी ताकत जिसने अपने अधीन किया वो औपनिवेशिक शक्ति। तो आपको पता है भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। इसके अलावा अफ्रीका के जो कई देश थे वो भी के इंग्लैंड के उपनिवेश थे। तो इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था, इसके अधीन जो देश थे वो बहुत ज़्यादा थे। अब औपनिवेशिक साम्राज्य का औद्योगिक क्रांति से क्या संबंध है, तो संबंध है कैसे कि भाई भारत का ही उदाहरण हम लेते हैं। भारत में कितनी बड़े पैमाने पर यहाँ पे कपास होता था, जूट होता था, पटसन होता था। जब अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण हो गया 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, और फिर बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में, तो इसके बाद उनका बंगाल बिहार के क्षेत्र पे नियंत्रण हो गया, फिर मराठा वाले क्षेत्र पे, महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र पे नियंत्रण हो गया। और हमें पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की पैदावार कितनी ज़्यादा होती है। अब कपास है, जो सूत है, वो वस्त्र उद्योग में काम आता है कच्चे माल के रूप में। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ से कच्चा माल भारत से, क्योंकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो यहाँ से कच्चा माल बहुत ही सस्ती दर पर ले गए इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से जो तैयार माल होता था उसको यहाँ ऊंचे दामों में बेच देते थे। तो फायदा किसका हुआ, इंग्लैंड का हुआ। भाई सस्ती दर पर कच्चा माल आपको मिल रहा है, इसके अलावा आपको तैयार माल के लिए मार्केट भी मिल रहा है। तो ऐसे ही जितने भी उपनिवेश थे उनका ब्रिटेन ने दोहन किया, उसको प्राकृतिक संसाधन मिल गए, मानवीय संसाधन मिल गए। अफ्रीका जैसे जो देश थे उनके माध्यम से इन्होंने जो गिरमिटिया मजदूर थे, है ना, बंधुआ मजदूर थे, तो इनका यूज किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में इसलिए सरलतापूर्वक हो गई क्योंकि इंग्लैंड का खुद का क्षेत्रफल देखो कितना कम है, इतना छोटा सा कंट्री है इंग्लैंड, लेकिन औपनिवेशिक साम्राज्य इतना विशाल था। भारत देखो कितना विशाल है। इसके अलावा अफ्रीका के देश, इसके अलावा भी कई जो छोटे मोटे देश थे जो उपनिवेश थे इंग्लैंड के, तो उनके विशाल क्षेत्र का उपयोग किया इंग्लैंड ने खुद की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। दूसरा हम देखते हैं कि इंग्लैंड में लोहे व कोयले की खानें पास पास थी। आप जो लोहा है, कोयला है, तो ये दोनों ही किस में प्रयुक्त होते हैं, उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। कोयला ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है और लोहा मशीनों वगैरह के निर्माण में। तो दोनों ही खानें पास पास थी, तो उद्योगों का निर्माण बहुत ही आसानी से हुआ। कहाँ पर, इंग्लैंड में। इसी के साथ ही थर्ड पॉइंट है कि ब्रिटेन के द्वारा मांग के अनुरूप उत्पादन किया जाता था। यूरोप के हम एक अन्य देश का उदाहरण लें, फ्रांस का, तो फ्रांस में उस वक्त अधिकतर विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। अब विलासिता की वस्तुएं तो हर कोई व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता, हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर आप इंग्लैंड का उत्पादन उस दौरान देखें ना, तो इंग्लैंड में जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं थी, जरूरत की वस्तुएं थी, आम आदमी से लेकर के हाई क्लास के व्यक्ति की जरूरत की वस्तुएं, तो उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। इसलिए जो इंग्लैंड का व्यापार है वो बहुत ज़्यादा फला फूला, और वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई।
मध्यम वर्ग का योगदान, जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, इनको इंग्लैंड में अच्छा माहौल मिला। इंग्लैंड की सरकार ने इन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिसके कारण मध्यम वर्ग ने भी यहाँ औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। इसके अलावा हम जब देखते हैं कि अर्धकुशल कारीगर यहाँ पर उपलब्ध थे। मतलब अर्धकुशल कारीगर से मतलब है कि लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत ज्ञान था, तकनीकी ज्ञान था, तो इसलिए आराम से जो ये औद्योगिक क्रांति है ये यहाँ हो पाई। क्योंकि हमने देखा कि लोग घर में बड़े पैमाने घरों में उत्पादन करते थे औद्योगिक क्रांति होने से पहले, तो कहीं ना कहीं उन्हें कार्य करना तो आता था, तकनीकी का ज्ञान तो था। तो जो ये अर्धकुशल कारीगर थे, इन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सफल बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से पूर्व कृषि क्रांति हो चुकी थी यूरोप के क्षेत्रों में। अब कृषि क्रांति होने से क्या हुआ कि जो छोटे कृषक थे वो इस क्रांति में नहीं टिक पाए और वो स्वतंत्र मजदूर में परिवर्तित हो गए, और जिसका फायदा मिला औद्योगिक क्रांति को, क्योंकि सस्ते मजदूर अब औद्योगिक क्रांति को आराम से उपलब्ध हो गए थे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 में। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई और इस दौरान जो नेपोलियन के युद्ध हुए, नेपोलियन ने यूरोप पर जो आक्रमण किए, हमने देखा कि 1912 के लगभग तक उसके आक्रमण मतलब हुए थे, है ना, 1791-92 से लेकर के 1912 तक। तो हमने देखा कि इस दौरान जो उन्होंने 1812 है, तो 1812 के दौरान जो नेपोलियन ने यूरोप पर आक्रमण किए, तो उन युद्धों का भी प्रभाव पड़ा इंग्लैंड में पॉजिटिव रूप से, क्योंकि इंग्लैंड ने जो सैनिक आवश्यकताएं थी, चाहे वो फ्रांस की हों, चाहे वो अपने देश के सैनिकों की हों, तो सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो आवश्यक सामान था ना, उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। और ये जो उत्पादन है, इसको बढ़ाने के लिए उसने कई तकनीकी परिवर्तन भी किए। तो इसके कारण हम देखते हैं कि जो ये नेपोलियन के युद्ध थे, इसने सकारात्मक जो प्रभाव डाला इंग्लैंड के ऊपर, और इंग्लैंड का इससे औद्योगिक विकास हुआ। इसी के साथ ही इंग्लैंड के पास पर्याप्त रूप से पूंजी थी, धन पर्याप्त मात्रा में था, तो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाने में, तकनीकी के आविष्कार करने में कोई असुविधा इंग्लैंड को नहीं हुई। नेक्स्ट है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। हमने देखा कि जो ब्रिटेन है वो चारों ओर समुद्री जल से घिरा हुआ है। अब समुद्री जल से घिरा होने के कारण जो इसके महत्वपूर्ण शहर है, उनकी समुद्र से सीमा आराम से लगती है। इसके कारण जो विश्व के अन्य देश हैं, उनके साथ व्यापार सरलतापूर्वक हो पाया। इसी के साथ अगर हम इंग्लैंड में अंदर देखें ना, तो नहरों का अच्छा खासा जाल है। तो यानी कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, समुद्र के थ्रू आ रही हैं, जहाज से वो चीज़ें उतर वाली, और उनको आंतरिक मार्ग में पहुँचाना भी अब सफल हो गया था, क्योंकि नावों के माध्यम से, नौकाओं के माध्यम से जो परिवहन है वो सरलतापूर्वक हो जाता था। इसी के साथ ही चारों ओर समुद्री सीमा होने से एक फैक्ट तो हमने ये देखा कि व्यापार आसानी से हो पा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है दूसरे देशों के साथ। दूसरा हमने देखा कि बाह्य आक्रमण से भी ये सुरक्षित है, कोई भारी आक्रमण हो नहीं सकते हैं, क्योंकि चारों ओर समुद्री सीमा है। तो चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रह करके इंग्लैंड अपना औद्योगिक विकास कर पाया। अगर हम उस दौरान अन्य देशों से, यूरोप के अन्य देशों से तुलना करें इंग्लैंड की, स्पेशली फ्रांस से, तो इंग्लैंड का जो सैनिक खर्चा था ना, वो बहुत ज़्यादा कम था। तो वो इसी कारण था क्योंकि इसकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी। इसके अलावा वहाँ की सरकार का जो रुख था वो बहुत सकारात्मक था। सरकार ने नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकों को प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन इस संदर्भ में दिया कि जो व्यापारी व्यापार कर रहे थे, तो उनके व्यापार को सुरक्षा उपलब्ध करवाई नेवी के माध्यम से। इसके अलावा जो भी परिवहन था, यातायात था, संचार, इन सब की सुविधा उपलब्ध करवाई व्यापारियों को। इसी के साथ ही जो भी तकनीकी आविष्कार होते थे, वैज्ञानिक आविष्कार थे, उनको क्या दिया? प्रोत्साहन इस दौरान दिया गया। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो नेपोलियन के युद्ध हुए थे उन्होंने भी सकारात्मक परिणाम डाला। और भी कारण थे, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य होना, लोहे व कोयले की खानों का पास होना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुई थी उसने भी सकारात्मक प्रभाव डाले। जो अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी, तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। तो समझ पा रहे हो ना कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड अच्छी खासी स्थिति में था। और तो और उसकी जनसंख्या उस वक्त बहुत कम थी। अगर हम देखें ना चीन के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, उस दौरान भी, तो इसकी जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी। अब जनसंख्या कम है, यानी जो मजदूर हैं वो आपको कम उपलब्ध हो पा रहे हैं, मानवीय श्रम कम है। तो मानवीय श्रम कम है तो अधिक से अधिक तकनीकों को, मशीनों को प्रोत्साहन दिया गया। एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा, जब जनसंख्या कम है, आपके पास मानवीय संसाधन कम है, आपका खर्चा कम होगा, और फिर अधिकतर जो आविष्कार हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया। तो ये हमने देखा बच्चों।
अब हम अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति में सहायक प्रमुख आविष्कारों का, कि औद्योगिक क्रांति के दौरान न केवल कृषि क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, बल्कि संचार, परिवहन, लोहे उद्योग के क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए गए और इन आविष्कारों ने, इन नई नई तकनीकों ने औद्योगिक क्रांति को संपन्न करने में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो औद्योगिकरण से कृषि के क्षेत्र में विभिन्न नए नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनों का आविष्कार किया गया, नवीन तकनीकों का कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया गया। साथ ही अब जो कृषि कार्य था वो व्यावसायिक उपयोग से होने लग गया, यानी जो कृषि की गतिविधियां थी वो दैनिक जरूरतों से ऊपर उठी और व्यावसायिक उद्देश्य के हिसाब से कृषि की जाने लग गई। तो हम देखते हैं कौन कौन से आविष्कार हुए। जैसे कि जेथरो टल जो नामक एक जमींदार थे, उन्होंने बीज बोने की मशीन, सीड ड्रिल मशीन का आविष्कार किया, जिससे कि बीज बोने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित हो गई और सरल हो गई। इसी के साथ ही टाउनसेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया और टाउनसेंड के फसल चक्र के अनुसार कि हमें बदल बदल कर फसल बोनी चाहिए और बदल बदल कर जब फसल बोई जाएगी तो भूमि की उर्वरता में वृद्धि होगी। मतलब कितने नवीन जो आविष्कार किए जा रहे हैं, नए नए विचार दिए जा रहे हैं कृषि को लेकर के कि इस तरह से कृषि करेंगे तो भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के प्रयोग से पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाने लग गया और इस फसल काटने की मशीन का भी आविष्कार हुआ, जिससे कि फसल काटने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा सरल हो गई। तो पूरे कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण हो गया, कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग होने लग गया। तो अगला हम देखते हैं वस्त्र उद्योग। जैसा हमने देखा कि सर्वप्रथम जो क्रांति हुई वो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में ही हुई। तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हम देखें कौन कौन सी नवीन मशीनों का आविष्कार हुआ। तो 1733 में, 18वीं सदी चल रही है, 1733 में फ्लाइंग शटल लूम की खोज हुई। और फ्लाइंग शटल लूम क्या करती थी, इसकी सहायता से बहुत ही कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ। मतलब बहुत कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ फ्लाइंग शटल लूम से। इसी के साथ ही जेम्स हरग्रीव्स ने, क्या नाम है, जेम्स हरग्रीव्स, उन्होंने कताई करने के लिए एक मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है ये स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, जो कि 18वीं सदी में किया गया, हरग्रीव्स के द्वारा किया गया। क्या खासियत थी इसकी कि इससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे, यानी वस्त्रों का निर्माण अब बहुत तेज गति से हो पाएगा कि एक साथ ये क्या कर रही है, कई धागे काटने की क्षमता रखती है। इसी के साथ ही कार्टराइट ने पावर लूम यानी शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया और ये तो बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हुआ, पावर लूम करघे का आविष्कार। इसके बाद तो धीरे धीरे फिर वस्त्र उद्योग विकसित होता चला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पिनिंग जेनी है, पावर लूम करघे हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। यहाँ पे देखिए ये स्पिनिंग जेनी को दर्शाया गया है। देखिए कितने सारे तार हैं, एक साथ कई धागों को इसमें काटा जा सकता था। और यहाँ देखिए 1835 में कार्यरत एक रॉबर्ट्स लूम, यहाँ पे पावर लूम को दिखाया गया है कि किस तरह से देखो चीज़ें मशीनीकृत होती जा रही थी। अब हम देखते हैं कि लोहे उद्योग के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, कि भाई लोहा तो आधार ही था, एक तरह से मशीनें बन रही हैं, है ना। तो लोहे उद्योग का में देखें तो अब्राहम डर्बी के द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया, धमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जिससे कि लोहे एस्क को, एस्क जब जुड़ जाता है तो एस्क के मतलब होता है कि इसमें जो खनिज विशेष है जो उसके साथ कुछ अन्य चीज़ें भी मिली हुई हैं। तो लोहे एस्क को पिघलाना व साफ करना अब आसान हो गया। ठीक है, तो धमन भट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, अब्राहम डर्बी के द्वारा किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी कोर्ट थे, हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी का आविष्कार किया। इसी के साथ ही बेलन मिल का भी आविष्कार किया। तो दो आविष्कार किए गए हेनरी कोर्ट के द्वारा। और इन जो आलोडन भट्टी थी, बेलन की मिल थी, इनसे अब क्या संभव हुआ, शुद्ध व अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। इसी के साथ ही चूँकि लोहे से बनी हुई मशीन थी उनमें जंग लगने की समस्या रहती थी, तो इस समस्या के निराकरण हेतु इस्पात का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो इस्पात का आविष्कार हो जाता है। लोहे उद्योग में कई जैसे धमन भट्टी जैसे आविष्कार होते हैं, जिससे कि अब लोहा बनाना, जो लोहे को पिघालना, लोहे को साफ करना, शुद्ध करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम खनन प्रक्रिया के माध्यम से लोहा निकालते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं, तो उनको शुद्ध करना होता है, उसके बाद लोहा सामने आता है। यहाँ देखिए बेसेमर कन्वर्टर को दिखाया गया है और ये क्या काम करता था, ये जो ढलवा लोहा होता था इसको इस्पात, किसमें, इस्पात में बदलने का कार्य करता था। तो यहाँ ई लगा लेना है, इस्पात है ना,
इस्पात में बदलने का कार्य करता था। अब देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुए। अब व्यापार बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन क्षेत्र में तो सुधार करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि परिवहन में सुधार किया गया। भारी सामान के परिवहन हेतु, क्योंकि भारी सामान है, वस्तुएं हैं, तो उनका जो परिवहन है वो किसके, नहरों के थ्रू ही किया जा सकता है ना। पानी जो जल परिवहन है उसी के माध्यम से किया जा सकता है। तो भारी सामान परिवहन हेतु नहरों का निर्माण करवाया गया। और हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण नहर स्वेज नहर का भी इस दौरान निर्माण हुआ। तो फ्रांस के जो इंजीनियर थे फर्टिनोड, उन्होंने स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूरा किया। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और जिसके कारण यूरोप और जो फारस की खाड़ी से जिन देशों में व्यापार होता था वो व्यापार अब सरलतापूर्वक होने लग गया। और अगर हम देखें तो यूरोप और भारत के मध्य जो दूरी थी वो स्वेज नहर ने काफ़ी कम कर दी थी। इसी के साथ ही वाष्प से चलने वाली नौका व रेल के इंजन का आविष्कार हुआ। हम देखते हैं कि जेम्स वॉट के द्वारा जब अधिकृत रूप से भाप के इंजन का आविष्कार कर लिया गया था, तो उसके बाद जो ये भाप का इंजन था इसको कई जगह पे प्रयुक्त किया गया। जैसे कि हम देखें जल परिवहन में इस इंजन का उपयोग करके वाष्प चलित नौकाएं बनाई गई। इसी के साथ ही रेल के इंजन भी डेवलप किए गए। तो इनसे परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ विकास हुआ। पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाई गई थी। यानी जल यातायात का भी विकास हो रहा है, रेलवे का भी विकास हुआ है और वाष्प चलित नौका का भी विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाष्प इंजन को दर्शाया गया है। यानी जो वाष्प इंजन है इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग परिवहन के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ देखिए स्वेज नहर को दिखाया गया है कि ये देखिए किस तरह से ये जोड़ने का कार्य कर रही है भूमध्य सागर को लाल सागर से। यहाँ आप देख पा रहे हैं। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि भारत की जो दूरी थी भारत और यूरोप के मध्य व्यापार की वो काफ़ी कम हो गई थी। अब देखते हैं कि संचार के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुए। पहले के संचार के अगर हम देखें कि कबूतर का उपयोग हो रहा है या अपना संदेश भेजने के लिए परिवहन के साधनों का उपयोग किया जा रहा है। 2-2 3-3 महीने लग जाते थे एक संदेश को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए। लेकिन जैसे ही सैमुअल मोर्स के द्वारा 1844 में तार यंत्र का आविष्कार किया गया है ना, तार यंत्र के आविष्कार के साथ ही क्या हुआ, संचार के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई। इसी के साथ ही ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया 1876 में। तो हम देखते हैं कि तार का आविष्कार होना, टेलीफोन का आविष्कार होना। तो आपको ये आविष्कार लिखने हैं कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, सैमुअल मोर्स ने तार का आविष्कार किया। और ये जो संचार के साधनों में परिवर्तन हुए इनका बहुत ही, क्योंकि हम देखते हैं ना संचार और परिवहन तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं। जब हम आगे आर्थिक इकोनॉमी वाले जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं उसमें संचार और परिवहन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब संचार का क्षेत्र भी विकसित हुआ है तो औद्योगिक जो विकास है वो अपने आप ही यूरोप में बहुत ज़्यादा होने लग गया था। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो ये हुई है 18वीं 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में, तो इसके क्या कुछ परिणाम निकल कर आए। अगर हम इसके आर्थिक परिणामों की बात करें तो सबसे पहला परिणाम तो आप बता ही सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, नई नई तकनीकों के आविष्कार के माध्यम से हो रहा है, तो उत्पादन और व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो उत्पादन और व्यापार में असाधारण वृद्धि हुई, इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई कि पूरे जो मार्केट थे ना वो वस्तुओं से भर गए। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं कि वस्तुओं की पूर्ति जब इतनी ज़्यादा होने लग गई तो, है ना। इसी के साथ ही लोग बाग काम करने के लिए नए नए जो शहरों में क्षेत्रों में आने लगे, क्योंकि जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहीं तो आएंगे ना काम करने के लिए। तो नए नए नगरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ। जबकि पहले हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले मैंने आपको यूरोप का समाज बताया था, तो अधिकतर लोग गाँवों के क्षेत्र में ही रहते थे, कृषि पर निर्भर करते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए उद्योग लगे, उसके बाद लोग आकर शहरों में कस्बों में रहने लगे। और हम देखते हैं कि इस दौरान नए नए नगरों का भी विकास होता है। कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे थे जो कि घरों के माध्यम से घर के सदस्यों के द्वारा संचालित होते थे, पुरानी तकनीक का जिसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो वो लघु और कुटीर उद्योग धंधे थे वो इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए बुरी तरह से, क्योंकि एक और तो तकनीक नहीं है ना, लागत भी कम आ रही है, और दूसरी ओर लागत भी ज़्यादा है, वस्तु में भी इतनी फिनिशिंग नहीं थी। तो इसके कारण क्या हुआ, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश होने लग गया। इसी के साथ ही औद्योगिक पूंजीवाद का क्या होता है, औद्योगिक पूंजीवाद का यहाँ पे विकास होता है। कैसे होता है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास, कि बड़े पैमाने पर
औद्योगिक जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण पर बल दी जाती है। व्यापार वाणिज्य इनमें है ना निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाने लग जाता है और अधिकतर उद्देश्य क्या हो जाता है, लाभ कमाना इसका उद्देश्य हो जाता है। तो ये हमने आर्थिक क्षेत्र में देखे, ठीक है। तो ये हमने नकारात्मक परिणाम देखा कि कुटीर उद्योग धंधों का विनाश हो जाता है, और ये हमने देखा कि नगरों का विकास होता है। तो कुछ सकारात्मक परिणाम आर्थिक क्षेत्र में आए, कुछ नकारात्मक परिणाम भी आए। अब हम देखते हैं राजनीतिक परिणाम क्या रहा। तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, लोगों को सुख सुविधाएं, मतलब जीवन स्तर बढ़ा है, आय बढ़ी है, जीवन स्तर बढ़ा है, तो सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। तो लोग बाग अब अधिकतर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने लगे हैं। उनके राजनीतिक लोकतंत्र की मांगे बढ़ने लग गई। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब कि जनता जो शासन है ना, शासन वो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और उस वक्त तक हम देखते हैं कि राजाओं का शासन चल रहा था। तो राजनीतिक लोकतंत्र की मांग होने लगी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जनता को शासन के कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही श्रमिक आंदोलनों का उदय हुआ, क्योंकि हमने यहाँ देखा था पूंजीवाद का विकास हो रहा है। पूंजीवाद में अधिकतर जो सारी पावर है जो किसके अंदर केंद्रित हो जाती है, पूंजीपति वर्ग के हाथ में, जिनके हाथ में क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, पूंजी होती है। तो जो बेचारा श्रमिक वर्ग है उसका क्या होने लग गया था, शोषण होने लग गया था। क्योंकि लाभ में श्रमिकों का भी हिस्सा होता है, लेकिन लाभ मजदूरों को न दिया जा करके पूरी तरह से पूंजीपति और जो व्यापारी होते थे ना उनके द्वारा रख लिया जाता था। तो अब क्या हुआ, श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, संगठित होने लगे और संगठन बना करके ये अपने अधिकारों की मांग करने लगे। किसके जरिए, श्रमिक आंदोलन के जरिए। तो हमने राजनीतिक परिणाम 2 देखे कि राजनीतिक लोकतंत्र की मांग होने लग गई और इसी के साथ ही श्रमिक आंदोलनों का जन्म हुआ। आगे हम देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग एक नया उभर के आया। मध्यम वर्ग में शिक्षित लोग थे, नौकरी पेशा लोग थे, व्यापारी और व्यवसायी लोग थे, है ना, मध्यम वर्ग के लोग। तो इनमें नई नई राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी उनका उदय हुआ। इसी के साथ ही औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। अधिक से अधिक देशों को अपने कब्जे में लेने की जो होड़ मची हुई थी वो होड़ अभी भी लगभग जारी रही, ठीक है। अब हम इसके सामाजिक परिणाम देखते हैं। तो सामाजिक परिणाम में हमने देखा कि नए नए सामाजिक वर्गों का उदय हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो अमीर वर्ग है निम्न वर्ग है, एक नए मध्यम वर्ग का भी उदय हो गया था। और यहाँ पर जो आर्थिक क्षेत्र में असमानता आ गई थी, एक वर्ग ज़्यादा अमीर होने लग गए थे और दूसरे ज़्यादा गरीब होने लग गए थे। श्रमिकों की हमने देखी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी, और स्पेशली जो महिला मजदूर होते थे, बाल मजदूर होते थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि जो व्यापारी थे उनको सबसे अच्छा टारगेट लगते थे महिला और बच्चे, क्योंकि इनको कम से कम मजदूरी देनी पड़ती थी, ज़्यादा आवश्यक सुविधाएँ भी इनको उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी। तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनकी जो बेसिक जो सुविधाएँ हैं, जो स्ट्रक्चर है काम करने के दौरान, तो वो काम करने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो उचित दशाएं भी इनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। इसी के साथ ही शहर में गंदी बस्तियों की समस्या हो गई, क्योंकि अब जो उद्योग बड़े पैमाने पर हो रहा है तो ऐसे थोड़ी ना कि ज़मीन भी बढ़ जाएगी कि ज़्यादा लोग रहने आ रहे हैं तो लो मैं भी बढ़ जाती हूँ, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जो संसाधन था, प्राकृतिक संसाधन भूमि, वो तो उतना ही रहा। अब उस पे रहने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि अधिकतर लोग कारखानों में काम कर रहे हैं मजदूरों के तौर पे। अब वो रहेंगे कहाँ पे, वो वहीं नगरों में रहेंगे, बड़े क्षेत्र में वो जा नहीं सकते हैं। तो जो नगरों में झुग्गी झोपड़ियों का विकास हुआ। अब झुग्गी झोपड़ियों में माहौल इतना ज़्यादा खराब होता था, प्रदूषण की समस्या होती थी, और स्वास्थ्य के लिए जो विपरीत दशाएं थी ना, सारी विपरीत दशाएं वहाँ मौजूद होती थी। तो वहाँ पे बिल्कुल भी जो हाइजीन है, हाइजीन तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल जो पानी है, सफाई है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इसी के साथ ही नैतिक मूल्यों का पतन होने लग गया था। अब मतलब जो आध्यात्मिकता की जगह भौतिकवाद की तरफ लोग अग्रसर हो गए थे, मतलब बस चीज़ों का उपभोग करो अधिक से अधिक। तो नैतिक मूल्य है ना, वो अपनी वैल्यू खोने लग गए थे। इसी के साथ ही लोग बाग काम करने के लिए अपने गाँवों को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, एक सदस्य परिवार का 2 सदस्य। तो संयुक्त जो परिवार होता था जिसमें 2-3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, तो संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लग गई थी और एकल परिवारों का जन्म हो गया था। तो ये हमने देखे सामाजिक परिणाम। अब हम देखते हैं कि क्या वैचारिक परिणाम आए, लोगों के विचारों में उस दौरान क्या परिवर्तन हुआ। तो 2 विचारधाराएं इस दौरान महत्वपूर्ण है। आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद क्या बात करता है? उदारवाद बात करता है कि आर्थिक क्षेत्र में कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाजार की दशाओं को निर्धारित करने दो कि व्यापार कैसे होगा। खुलेआम प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जो योग्य होगा वो
प्रतिस्पर्धा में टिक जाएगा। ये क्या होता है? आर्थिक उदारवाद। और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो आया वो क्या है? समाजवाद। समाजवाद क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर समाज के सभी लोगों का बराबर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का ही नियंत्रण हो जाए, बल्कि समाज के सभी लोगों को साथ आगे बढ़ना चाहिए और राज्य को इस प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये सरकारी नियंत्रण की बात करता है, समाज के सभी लोगों के कल्याण की बात करता है और उत्पादन और संपत्ति के जो साधन थे उसको सभी में मिल बांट कर चलने की बात करता है। तो हमने देखा औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। कौन सी समय अवधि हमने देखी? 18वीं व 19वीं सदी में। सबसे पहले कहाँ हुई शुरुआत? इंग्लैंड में हुई। देखा एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था इंग्लैंड के पास, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, पूंजी की पर्याप्त वहाँ पर सुविधा थी, नए नए वैज्ञानिक तकनीकी आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो ये कारण हुआ कि इंग्लैंड में हुआ, फिर इंग्लैंड से धीरे धीरे जो सटे हुए अन्य देश थे वहाँ यूरोप के अन्य देशों में फैलता हुआ यह चला गया। और हमने देखा कि इसका विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा, परिवर्तन पड़ा और जो यूरोप है ना उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक तौर पे इसके काफ़ी परिणाम सामने आए। तो आपको अच्छे से इस टॉपिक का अध्ययन करना है। अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में जर्मनी के एकीकरण का। धन्यवाद।